Dear students, today we are going to discuss the next part of the lesson 3 of our history chapter. The title is here the destruction of democracy. यह हम पढ़ेंगे किस प्रकार जर्मनी में डेमोक्रेसी को हटाया गया और डिक्टेटरशिप लाई गई। बेटा जैसा आपने पढ़ा प्रीवियस पेज पे कि इन जर्मनी इन 1932 इलेक्शन फॉर पार्लियामेंट जो हुए उसमें हिटलर्स पॉलिटिकल पार्टी नाजी पार्टी वोन 37% वोट गोट द मेजोरिटी। सो हिटलर को वहाँ के प्रेसिडेंट ने वहाँ जिस प्रकार इंडिया में प्राइम मिनिस्टर होता है वैसे ही चांसलर होता है उसके लिए ऑफर किया और इस प्रकार 30 जन 1933 को वो वहाँ का अर्थात जर्मनी का चांसलर बन गया। चांसलर बनने के बाद में वो हिटलर निकल पड़ा डेमोक्रेटिक सिस्टम को तबाह करने के लिए। उसको एक अच्छा मौका मिला। वहाँ की जो जर्मन पार्लियामेंट की बिल्डिंग थी उसमें फरवरी 1933 में आग लग गई, फायर हो गई और उससे उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी मिल गई। उसे अपनी चाल चलने का अपना सिस्टम को मैनेज करने का मौका मिल गया। इसलिए उसने 28 फरवरी 1933 को एक ऑर्डर पास किया। उस ऑर्डर के तहत जनता के सिविल राइट सस्पेंड कर दिए, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली, सब छीन लिए, हटा दिए लोगों के ये, जो कि लोगों को आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वार वेमर रिपब्लिक ने कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से दिए थे। फिर वो आगे बढ़ता अपने सबसे कट्टर दुश्मनों की तरफ। उनमें कम्युनिस्ट थे। कम्युनिस्ट लोगों को उसने कंसंट्रेशन कैंप्स में डाल दिया। सर कंसंट्रेशन कैंप्स क्या होते हैं? यातनागर, जहाँ पे चारों तरफ बिजली के वायर, कांटेदार वायर लगे होते हैं और उनमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। वहाँ पे हार्ड वर्क कराया जाता था, इवन तक भरपेट भोजन नहीं दिया जाता था। हिटलर के थ्रू आउट द कंट्री 52 टाइप्स के दुश्मन थे, अर्थात 52 टाइप्स के लोग उसके शिकार हुए। आगे इतना ही नहीं हुआ, हिटलर ने 3 मार्च 1933 को एक एक्ट पास किया जिसका नाम था इनेबलिंग एक्ट। इस एक्ट के तहत जर्मनी में हिटलर ने डेमोक्रेसी का दी एंड कर दिया और डिक्टेटरशिप सेटअप की। इसके तहत, इस कानून के तहत हिटलर को पार्लियामेंट में पावर मिल गई। पार्लियामेंट साइड हो गई और हिटलर को पावर मिल गई। रूल बाय डिक्री अब वो मर्जी से रूल कर सकता था, नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन। छोड़ के नाजी पार्टी और छोड़ के नाजी पार्टी से जुड़ी हुई छोटी मोटी पॉलिटिकल पार्टीज, बाकी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी, जितनी भी ट्रेड यूनियंस और वर्कर्स यूनियंस थी, सब बैन कर दी। इस कानून के अकॉर्डिंग वहाँ की इकोनॉमी, मीडिया, आर्मी, जुडिशरी सब उसके कंट्रोल में हो गए। इतना ही नहीं, उसने लोगों को सर्विलेंस पे रख दिया, लोगों के ऊपर जासूसी करानी शुरू कर दी, डिफरेंट टाइप ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेज बना दिए, ताकि सो दैट हिटलर जिस प्रकार से चाहता था उस प्रकार से सोसाइटी को कंट्रोल कर सके। वहाँ पे ऑलरेडी जो ग्रीन ड्रेस वाली अर्थात ग्रीन यूनिफॉर्म वाली पुलिस थी, उसके अलावा उसने स्ट्रॉम ट्रूपर्स बना दिया, जिसमें कौन कौन इंक्लूड थे, जैसे गेस्टापो, ये एक गुप्तचर सीक्रेट पुलिस होती थी। इसी प्रकार प्रोटेक्शन स्क्वाड बना दिया, ये वहाँ के हिटलर जैसे लोगों की सुरक्षा करेंगे। क्रिमिनल पुलिस बना दी, सिक्योरिटी सर्विसेज बना दी। इसके अकॉर्डिंग हिटलर ने इनको बहुत सारी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स संविधान से ज़्यादा पावर दे दी, अर्थात जितनी भी लिमिट तक, किसी भी हद तक ये पावर यूज करना चाहे करें। और कहता है इन डिफरेंट टाइप ऑफ पुलिस ने लोगों को बहुत सताया, क्रिमिनल्स को बहुत बुरी तरह से ट्रीट किया, इसलिए इसकी बड़ी बदनामी। ये जो लोग अरेस्ट होते थे उनको टॉर्चर चैम्बर्स में डाल देते थे, उनको कंसंट्रेशन कैंप्स में डालते और उनको कोई कानूनी प्रोसीजर नहीं फॉलो कराया जाता था। अब हिटलर जर्मनी को रिकंस्ट्रक्ट करेगा। हिटलर आपने देखा होगा जर्मनी की इकोनॉमिक कंडीशन खराब थी, दुनिया में ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन चल रहा था। हिटलर ने देश को इकोनॉमिक रूप से रिकवर करने के लिए एक इकोनॉमिस्ट था जिसका नाम था हेजमलर सेचेट, उसको दिया काम। उसको कहा देश में फुल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स हो
और जनता को फुल एम्प्लॉयमेंट मिले। जब गुड्स प्रोड्यूस होंगी, रोड्स बनेंगी, कंपनियों में गाड़ियाँ बनेंगी, मटेरियल बनेगा तो फुल एम्प्लॉयमेंट होगा। और बोला इसके लिए पैसा गवर्नमेंट देगी। और इस प्रकार उस प्रोजेक्ट के तहत सुपर हाईवेज बने जर्मनी में, वोल्क्सवैगन नाम की कार बनी, कंपनी लगी। अब हिटलर जल्दी ही विदेश नीति, फॉरेन अफेयर्स में सक्सेस हुआ। उसने 1933 में लीग ऑफ नेशंस, एक वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन था, उससे अपनी मेंबरशिप ले ली। आजकल जो यूएनओ है, जो 24 अक्टूबर 1945 को बना, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इसी प्रकार आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बना था, लीग ऑफ नेशंस, जिसका जर्मनी भी मेंबर था। उसका काम था, उसका ड्यूटी थी कि वर्ल्ड में कोई और वार ना हो। बट ये अपने ऑब्जेक्टिव में फेल हुआ, एम में फेल हुआ, और दुनिया में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। 1936 में इसने जो इसका एरिया, रिहिंदलैंड नामक रिसोर्सफुल एरिया, जो अलाइड कंट्रीज ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में ले लिया था, वो छीन लिया। आगे चल के 1938 में ऑस्ट्रिया और जर्मनी को एक स्लोगन देता है, वन पीपल वन एम्पायर वन लीडर, कि एक हम लोग हैं, हमारा एक ही साम्राज्य होना चाहिए, एक ही नेता, और उसको जोड़ दिया। आगे चल के यही नेहरू का और भी काम किया, और इन सब में इंग्लैंड उसको सपोर्ट कर रहा था। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड मानता था कि ट्रीटी ऑफ वर्साई जर्मनी के साथ जो अलाइड कंट्रीज ने लागू की थी, जिसमें इंग्लैंड भी शामिल था, ये हार्श थी, कठोर थी। अपने देश में जिस प्रकार सफल हुआ, इसी प्रकार बेटा ये अब्रोड विदेश में भी हुआ। कौन? हिटलर। हिटलर यही नहीं रुका, उसने अपने इकोनॉमिस्ट जो हेजमेलर सेचलेट था, उसको सलाह दी कि देश की आर्मी को स्ट्रॉन्ग बनाया जाए, जबकि उस दौरान देश के अंदर फाइनेंशियल कंडीशन डिफिशिएट थी, शॉर्टेज थी, पुअर थी। उसने हिटलर को कहा कि सर ऐसा संभव नहीं है, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन पुअर है। बट हिटलर के वहाँ पे सावधानी भरी बात करने वाले लोगों का कोई काम नहीं था। हेजमेलर सेचलेट को जाना ही पड़ा। हिटलर ने युद्ध के तरीकों को चूज किया। हिटलर ने युद्ध के तरीकों को चूज किया ताकि इकोनॉमिक क्राइसिस को रोका जा सके। युद्ध के माध्यम से वो अदर कंट्रीज के ज्योग्राफिकल एरिया को जीतना चाहता था, अपने कंट्री के ज्योग्राफिकल एरिया या टेरिटरी को एक्सपेंड करना चाहता था, ताकि वहाँ से रिसोर्स लिए जा सके और अपने लोगों को वहाँ सेटल किया जा सके। इसलिए उसने सितंबर 1939 में जर्मनी ने पोलैंड पे अटैक किया, और यहीं से सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत मानी जाती है। जैसे ही जर्मनी ने सितंबर 1939 में बेटा पोलैंड पे हमला किया, इंग्लैंड और फ्रांस भी जर्मनी के खिलाफ हो गए। ये पोलैंड का साथ देने लगे, और बेटा ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। फिर सितंबर 1940, जिसमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल ही रहा था, 3 डिफरेंट कंट्रीज जो कि एक ग्रुप में थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, जो एक्सिस पावर्स के तौर पे लड़ रहे थे, एक था जर्मनी, एक था इटली, एक था जापान। इन तीनों ने एक समझौता किया, त्रिपक्षीय समझौता कहते हैं, और कहा कि हिटलर को एक इंटरनेशनल लीडर बनाएंगे। जिन जिन कंट्रीज को जर्मनी और इन लोगों ने मिलकर जीता, वहाँ पे रूलर्स को रिमूव किया, और उन रूलर्स को वहाँ पे बैठाया जो उनके हाथ की कठपुतली थी। और जैसे जैसे सितंबर 1948 का एंड होने गया, हिटलर अपने पावर के क्लाइमैक्स पे था, शिखर पे था, दुनिया में हिटलर का बोलबाला था। अब हिटलर यहीं नहीं रुका, अब वो अपना बहुत लंबा प्लान था पहले का, उसको अचीव करना चाहता था। क्या? ईस्टर्न यूरोप को जीतना चाहता था। ईस्टर्न यूरोप में बहुत सारे फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस होते थे और बहुत सारा ज्योग्राफिकल एरिया था, उसको ऑक्यूपाई करके एक तो फूड ग्रेन्स को चाहता था और एक ज्योग्राफिकल एरिया चाहता था। इसलिए उसने जून 1941 में बेटा हमला किया। किसके ऊपर किया? रसिया के ऊपर। और बेटा इस प्रकार रसिया भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एंट्री कर गया 1941 में। और ये हिटलर की जर्मनी की महाभूल थी, ऐतिहासिक ब्लंडर मीन्स महाभूल, बिग मिस्टेक थी। अब जर्मनी को अब 2 फ्रंट पे लड़ना पड़ेगा। वेस्ट साइड में ब्रिटेन से जो हवाई एरियल बॉम्बिंग कर रहा था, और इस साइड में सोवियत आर्मी से, रसिया से। जो रसिया की आर्मी थी उसको सोवियत रेड आर्मी कहते थे। उसने जर्मनी की आर्मी के ऊपर स्टालिनग्राड, जो रसिया का हिस्सा था जहाँ तक जर्मनी की आर्मी चली गई थी, उसका वहाँ से पीछा करना शुरू किया, और शिकारी कुत्तों की तरह उनका इतना पीछा किया कि जर्मनी के सोल्जर्स को जर्मनी की कैपिटल बर्लिन तक पीछा नहीं छोड़ा। इस प्रकार जर्मनी को जो आर्मी थी उसको इसने बहुत परेशान किया। आगे अमेरिका अब तक 1942 तक अमेरिका
जबकि सेकेंड वर्ल्ड वार 39 में शुरू हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वार से बचना चाहता था, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार में अमेरिका जब 1917 में एंट्री हुआ, जबकि स्टार्ट 1914 में हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वार, अमेरिका का बहुत इकोनॉमिक लॉस हुआ था। वो वही प्रॉब्लम फिर नहीं चाहता था। बट जापान ईस्ट में अर्थात ईस्ट में अपनी पावर बढ़ाना चाहता था। जापान पावर के माध्यम से इंडो चाइना को ऑक्युपाई कर लिया। सर, इंडो चाइना आज के लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, वर्तमान के प्रेजेंट के इंडिपेंडेंट कंट्रीज लाओस, वियतनाम, कंबोडिया को इंडो चाइना कहते थे। और बेटा यहाँ पे एक यूरोपियन कंट्री फ्रांस रूल करता था, इसलिए इसको इंडो चाइना कहते थे। अर्थात फ्रेंच इंडो चाइना मीन्स लाओस, वियतनाम, कंबोडिया विच वर कंबाइंडली रूल्ड बाय फ्रांस, उसको ऑक्युपाई कर लिया। अब जापान भी नहीं रुकना चाहता था, जो जर्मनी के साथ था। इसने पैसिफिक ओशियन में अमेरिकन नेवी का एक ट्रेनिंग सेंटर था, उस पर हमला कर दिया, और हिटलर भी इसको सपोर्ट कर रहा था। यह जगह थी पर्ल हार्बर इन पैसिफिक ओशियन। अब अमेरिका अपने को लंबे समय तक नहीं रोक पाया। इस घटना के कारण अमेरिका ने युद्ध में एंट्री की, और इसी एंट्री से जर्मनी को और जापान को बड़ा लॉस उठाना पड़ा। बेटा मई 1945 में जर्मनी ने तो सरेंडर कर दिया, बट जापान अब भी लड़ रहा था, और जापान के ऊपर 6 अगस्त 1945 उसका शहर हिरोशिमा, और 9 अगस्त 1945 उसका शहर नागासाकी पे अमेरिका और इंग्लैंड ने मिल के न्यूक्लियर बॉम्ब्स ड्रॉप किए, और फिर जापान ने हाथ खड़े कर दिए, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर का दी एंड हो गया। इस प्रकार दिस ब्रीफ अकाउंट आता है, दिस ब्रीफ डिटेल से जानकारी से हमने पढ़ा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में। अब हम जो बच्चे ने शुरू में चैप्टर में शुरुआत में दिया था कि एक बच्चा था 11 साल का था, उसका फादर था फिजिशियन था, हिटलर का सपोर्टर था, वो चाहता था बदला लिया जाएगा, वो नाजी क्रिमिनलिटी क्या थी ड्यूरिंग द वार, इसके बारे में बेटा हम कल नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके बाय।